स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी में उतर रहे हैं जो शायद हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद है, सोना। ये सिर्फ एक पीली चमकती हुई धातु नहीं है, बल्कि हजारों सालों से ये इंसान की महत्वाकांक्षा, शक्ति, डर और भरोसे का प्रतीक रहा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ गहनों या तिजोरियों में बंद नहीं रहा। इसने साम्राज्य बनाए और बिगाड़े हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक धुरी दी है और आज भी देशों की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक बहुत बड़ा मोहरा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें किसी खजाने की खोज पर ले जाने जैसे हैं। हम प्राचीन मिस्र की कब्रों से लेकर आज के सेंट्रल बैंक्स के गुप्त तहखानों तक का सफर करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस एक धातु ने इंसान को इतना दीवाना क्यों बना रखा है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि सोने का मूल्य सिर्फ इसकी मांग और आपूर्ति पर तय नहीं होता। इसका मूल्य इतिहास, मनोविज्ञान और भविष्य के डर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस कहानी को खोलना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत इसके नाम से ही होती है। सोने का रासायनिक चिन्ह है AU, जो लैटिन शब्द ऑरम से आया है, जिसका मतलब है चमकती सुबह। तो आइए देखते हैं कि ये चमकती सुबह कैसे दुनिया की सबसे स्थायी संपत्ति बन गई। कहानी शुरू होती है इसके अनोखे गुणों से। देखिए, पृथ्वी पर कई धातुएं हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, लेकिन सोना अलग है। पहली बात, ये लगभग निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब इस पर हवा, पानी, समय का कोई असर नहीं होता। इस पर जंग नहीं लगता, ये काला नहीं पड़ता। मतलब आज से 5000 साल पहले जो सोना था वो आज भी वैसा का वैसा ही मौजूद है। मतलब ये अमर है एक तरह से। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी बात, ये बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि आज तक दुनिया में जितना भी सोना खोदा गया है वो सब मिलकर सिर्फ 3 ओलंपिक स्विमिंग पूल भर सकता है। बस 3? अरे वाह। हाँ, तो ये दुर्लभता और अमरता का जो संगम है उसने ही इसे शुरुआत से मूल्यवान बना दिया। तो शुरुआत में लोग इसका करते क्या थे? क्या ये सीधे पैसे की तरह इस्तेमाल होने लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे का विचार तो बहुत बाद में आया। शुरुआत में ये शक्ति और दिव्यता का प्रतीक था। हमारे स्रोत हमें प्राचीन मिस्र ले जाते हैं। वहां के फराओ यानी शासक मानते थे कि सोना देवताओं का मांस है। अच्छा। वे अपने मकबरों को सोने से भर देते थे, ये सोचकर कि ये उन्हें अगले जन्म में अमरता देगा। ये एक स्टेटस सिंबल था। जिसके पास सोना है वो आम इंसान नहीं, वो ईश्वर के करीब है। ये तो बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। मतलब इसका मूल्य आर्थिक होने से पहले सांस्कृतिक और धार्मिक था। एकदम सही। शुरुआती सोना नदियों की तलछट में आसानी से मिल जाता था, लोग छान कर निकाल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे सतह का सोना खत्म हुआ, इंसान ने जमीन के नीचे सुरंगें खोदनी शुरू की। मिस्र में 2000 ईसा पूर्व में भी भूमिगत खदानों के सबूत मिलते हैं, जहां बेहद मुश्किल हालात में काम होता था। ये दिखाता है कि इसे पाने की चाह कितनी ज्यादा थी। लेकिन फिर ये दिव्यता के प्रतीक से व्यापार की चीज कैसे बना? ये बदलाव कहाँ आया? ये बदलाव मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं में आया, जहां व्यापार बढ़ रहा था। उन्होंने सोने चांदी के एक प्राकृतिक मिश्रण, जिसे इलेक्ट्रम कहते हैं, को वजन के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब आप कुछ सामान खरीदते हैं और बदले में एक तराजू पर तौलकर सोने का एक टुकड़ा दे देते हैं। हाँ। लेकिन इसमें तो बहुत झंझट रहा होगा। हर बार तौलना, फिर ये जांचना कि सोना असली है या नहीं, उसमें मिलावट तो नहीं है। बहुत ज्यादा। व्यापार तो बहुत धीमा हो जाता होगा इससे। आप हर सौदे पर एक सुनार को साथ लेकर तो नहीं घूम सकते। सही बात है। और इसी समस्या ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, सिक्का। तो यहाँ से कहानी में सिक्के आते हैं। हाँ, और इसका श्रेय जाता है आज के तुर्की में स्थित एक छोटे लेकिन बहुत अमीर साम्राज्य लिडिया को। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिडिया के राजाओं ने एक शानदार काम किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सोने और चांदी के टुकड़ों का एक निश्चित वजन और शुद्धता तय की और उन पर अपनी शाही मुहर लगा दी। मतलब अब राजा की मुहर ही गारंटी थी। आपको हर बार सोना तौलने या उसकी शुद्धता जांचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इस एक बदलाव ने व्यापार की रफ्तार कई गुना बढ़ा दी। इसी को अर्थशास्त्री फंजिबिलिटी कहते हैं। फंजिबिलिटी एक बहुत भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। अब हर एक सिक्का दूसरे सिक्के के बराबर था। मेरे हाथ में जो सिक्का है उसकी कीमत वही है जो आपके हाथ में है। इसने भरोसे को मानकीकृत कर दिया। अब एक आम व्यापारी भी बिना किसी डर के लेन देन कर सकता था। और ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं रहा होगा, मुझे लगता है ये सत्ता का बहुत बड़ा औजार भी बन गया होगा। सिक्के पर राजा की मोहर का मतलब था, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा कानून चलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का चलता फिरता सरकारी विज्ञापन था। सिक्के दूर दूर तक जाते थे और अपने साथ राजा की ताकत का संदेश ले जाते थे।
और सरकारें इससे सीधे सीधे पैसा भी कमाती थी। इस मुनाफे को सिन्यारेज कहते हैं, यानी सिक्के में लगी धातु की कीमत और उसके ऊपर लिखे मूल्य का अंतर। तो सिक्के जारी करना सरकार के लिए शक्ति और कमाई दोनों का जरिया था। तो सिक्के आ गए, व्यापार आसान हो गया, सब कुछ ठीक लगना चाहिए। लेकिन इतिहास बताता है कि मामला इतना सीधा नहीं था। अगले कई सौ सालों तक एक अजीब सी खींचतान चलती रही, है ना? हाँ, क्योंकि एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई थी। ज्यादातर देश बायमेटालिज्म यानी द्विधातु प्रणाली पर चलते थे। बायमेटालिज्म? इसका मतलब था कि सोना और चांदी दोनों के सिक्के कानूनी तौर पर चलन में थे और सरकार दोनों के बीच एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तय करती थी। जैसे मान लीजिए एक सोने का सिक्का बराबर 15 चांदी के सिक्के। सुनने में तो ये ठीक लगता है। इसमें क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि सरकार का तय किया हुआ रेट और बाजार का रेट कभी एक जैसा नहीं रहता था। मान लीजिए अचानक स्पेन ने दक्षिण अमेरिका में चांदी की एक बहुत बड़ी खदान खोज ली। अच्छा। इससे बाजार में चांदी की सप्लाई बढ़ गई और उसकी कीमत गिर गई। लेकिन सरकार अभी भी 1.25 का ही रेट दे रही है। तो इसका मतलब हुआ कि सरकार चांदी को उसकी असली कीमत से ज्यादा आंक रही है? बिल्कुल। और यहीं पर ग्रेशम का नियम लागू होता है। ग्रेशम का नियम? जो कहता है कि बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। बुरा पैसा अच्छे पैसे को बाहर कैसे कर सकता है? इसे ऐसे समझिए, आपके पास 2 तरह के 100 के नोट हैं। एक नया कड़क और दूसरा पुराना गला हुआ। अगर दोनों की कीमत बराबर है तो आप दुकान वाले को कौन सा नोट देंगी? जाहिर है पुराना वाला, और नया नोट अपनी जेब में रखूंगी। बस यही ग्रेशम का नियम है। लोगों ने देखा कि चांदी ओवर वैल्यूड है तो उन्होंने बुरे पैसे यानी चांदी से अपना सारा लेन देन करना शुरू कर दिया और अच्छे पैसे यानी सोने को जमा करके रख लिया। और नतीजा सोना बाजार से ही गायब हो गया। यानी अर्थव्यवस्था से स्थिरता गायब हो गई। और इसी अस्थिरता से बचने के लिए दुनिया एक नई व्यवस्था की तरफ बढ़ी जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। हाँ, 1870s के बाद ज्यादातर बड़े देश धीरे धीरे क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ गए। अब 2 लंगरों की जगह अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक लंगर से बांधा गया, सोना। अच्छा। हर देश ने अपनी करेंसी की कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा में तय कर दी। जैसे अमेरिकी डॉलर की कीमत सोने के 120वें औंस के बराबर तय कर दी गई। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? जबरदस्त स्थिरता। इसे ऐसे समझिए कि 1880 से 1914 के बीच यानी 34 सालों में अमेरिका में महंगाई दर औसतन सिर्फ 0.1% प्रति वर्ष थी। सिर्फ 0.1%? मतलब महंगाई लगभग शून्य थी। हाँ, आज के दौर में जहां हम 5-6% महंगाई को सामान्य मानते हैं, उस जमाने में एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बिना किसी डर के रख सकता था कि उसकी कीमत घट जाएगी। ये एक ऐसी आर्थिक शांति थी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी नहीं था कि अर्थव्यवस्था की चाबी एक तरह से खदानों के हाथ में थी? अगर दुनिया में कहीं नई खदान नहीं मिली तो सोने की सप्लाई नहीं बढ़ेगी और तब क्या अर्थव्यवस्था का विकास रुक नहीं जाता था? ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना थी। गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत कठोर था। सरकारें अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती थी क्योंकि हर नोट के बदले उन्हें अपने रिजर्व में सोना रखना पड़ता था। एक तरह का अनुशासन था। हाँ, लेकिन ये अर्थव्यवस्था को जरूरत के समय सहारा देने की क्षमता भी छीन लेता था। और इसकी ये सबसे बड़ी खामी 1930 की महामंदी के दौरान एक भयानक संकट बनकर सामने आई। क्योंकि जब मंदी आई तो देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में पैसा डालने की जरूरत थी, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इसकी इजाजत नहीं देता था। इससे भी बुरा हुआ, गोल्ड स्टैंडर्ड ने एक देश के संकट को पूरी दुनिया में फैला दिया। कैसे? हुआ ये कि जब अमेरिका में संकट गहराया तो निवेशक घबरा गए और अपना पैसा डॉलर से निकालकर सोने में बदलने लगे। इससे अमेरिका का सोने का भंडार घटने लगा। अपनी मुद्रा को बचाने के लिए अमेरिका को ब्याज दर बढ़ानी पड़ी ताकि लोग पैसा बाहर न ले जाएं। लेकिन ऊंची ब्याज दरों ने तो कंपनियों और आम लोगों के लिए कर्ज लेना और मुश्किल कर दिया होगा, जिससे मंदी और गहरी हो गई होगी। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र बन गया और ये वायरस दूसरे देशों में भी फैल गया। जिन जिन देशों का सोना कम हो रहा था उन्हें भी यही आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। और हमारे स्रोत बताते हैं कि महामंदी से वही देश सबसे पहले उभरे जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को सबसे पहले छोड़ दिया। इसे छोड़ते ही उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने की आजादी मिल गई। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का प्रयोग एक तरह से असफल रहा। इसके बाद दुनिया ने क्या रास्ता अपनाया? दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नेता
न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह पर इकट्ठा हुए। उन्होंने एक नई प्रणाली बनाई जिसे ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कहते हैं। ब्रिटेन वुड्स यह एक तरह का समझौता था। इसमें अमेरिकी डॉलर को दुनिया की मुख्य रिजर्व करेंसी बना दिया गया और उसे सोने से जोड़ दिया गया, $35 प्रति आउंस की दर पर। बाकी सभी देशों की मुद्राएं डॉलर से जुड़ गईं। तो ये एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड लाइट था। सोना अभी भी केंद्र में था, लेकिन सीधे नहीं बल्कि डॉलर के जरिए। हाँ, और ये सिस्टम लगभग 25 सालों तक बहुत अच्छा चला, लेकिन 60 के दशक के अंत तक इसमें भी दरारें आने लगी। वियतनाम युद्ध जैसे खर्चों और बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से अमेरिका ने इतने डॉलर छाप दिए थे कि दुनिया में डॉलर का सैलाब आ गया। अच्छा। जल्द ही दूसरे देशों, खासकर फ्रांस को शक होने लगा कि अमेरिका के पास इतने सारे डॉलर के बदले देने के लिए पर्याप्त सोना है भी या नहीं, और उन्होंने अपना सोना वापस मांगना शुरू कर दिया। हाँ, और ये संकट 15 अगस्त 1971 को अपने चरम पर पहुंच गया। इस दिन को निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। निक्सन शॉक। उस शाम अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका विदेशी सरकारों को डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। उन्होंने सोने की खिड़की हमेशा के लिए बंद कर दी। जरा सोचिए, एक रात में दुनिया की पूरी वित्तीय व्यवस्था का आधार ही बदल गया। जो डॉलर सोने की गारंटी पर चलता था, वो अब सिर्फ अमेरिकी सरकार के एक वादे पर चलने लगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। इस एक फैसले में सोने और पैसे का हजारों साल पुराना आधिकारिक रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना ने सोने को कमजोर करने के बजाय लंबे समय में और ज्यादा मजबूत बना दिया। ये कैसे हुआ? रिश्ता टूटने से तो उसे कमजोर होना चाहिए था। क्योंकि अब सोना किसी सरकार का मोहताज नहीं था। उसका मूल्य अब किसी सरकार द्वारा तय नहीं किया जाता था, बल्कि खुले बाजार में निवेशकों के भरोसे पर टिका था। अच्छा। वो एक गैर संप्रभ यानी नॉन सॉवरेन संपत्ति बन गया। अब वो किसी एक देश की मुद्रा नहीं, बल्कि सभी कागजी मुद्राओं की तुलना में स्थिरता का एक पैमाना बन गया। तो यहाँ से आज के सोने की भूमिका शुरू होती है। अगर ये पैसा नहीं है तो आज ये क्या है? आज इसकी दो मुख्य भूमिकाएं हैं। पहला, ये एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह है। सेफ हेवन। जब भी दुनिया में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, कोई युद्ध, कोई महामारी या कोई बड़ा वित्तीय संकट, तो निवेशक अपनी पूंजी को बचाने के लिए सोने की तरफ भागते हैं, क्योंकि इसका मूल्य किसी एक देश की सरकार या अर्थव्यवस्था के अच्छे या बुरे प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता। और दूसरी भूमिका है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को अलग-अलग जगहों पर लगाना ताकि जोखिम कम हो। कहते हैं कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल, इसे लो कोरिलेशन या इनवर्स कोरिलेशन कहते हैं। सोने का मूल्य आमतौर पर शेयर बाजार और बॉन्ड से अलग दिशा में चलता है। जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो शेयर बाजार ऊपर जाता है और सोना स्थिर रहता है या थोड़ा नीचे आता है। लेकिन जब शेयर बाजार गिरता है तो सोना अक्सर चढ़ता है। ये निवेशकों के पोर्टफोलियो को एक सुरक्षा कवच देता है। यहाँ आकर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद जो चीज दशकों से पुरानी मानी जा रही थी, यानी सोना, वो अचानक से सेंट्रल बैंकों का दुलारा बन गया। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। दशकों तक सेंट्रल बैंक अपना सोना बेच रहे थे, लेकिन 2008 के संकट ने उन्हें एक झटका दिया। उन्होंने देखा कि वित्तीय प्रणाली कितनी नाजुक है। और इसके बाद ये ट्रेंड पूरी तरह से पलट गया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि 2008 में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सिर्फ 9% थी, जो 2024 तक बढ़कर 16% हो गई है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों का डर। अच्छा। 2008 के संकट के बाद और फिर हाल ही में यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस के डॉलर रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया, तो दुनिया के कई देशों को यह समझ आ गया है कि डॉलर रखना खतरे से खाली नहीं है। सोना एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई दूसरा देश न तो जब्त कर सकता है न फ्रीज कर सकता है। ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल बीमा है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी देश डॉलर के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं,
एक तरह का डी-डॉलराइजेशन अभियान चल रहा है। यहाँ थोड़ा न्यूआंस है और हमारे स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। कुछ देश जैसे चीन, रूस और तुर्की जो सबसे बड़े खरीदार हैं, वे वाकई रणनीतिक रूप से डॉलर से अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहे हैं। वे अमेरिकी प्रतिबंधों के जोखिम को सीधे तौर पर कम करना चाहते हैं। लेकिन बाकी देशों का क्या? भारत, पोलैंड, सिंगापुर जैसे देश भी तो खरीद रहे हैं। ज्यादातर दूसरे देश सिर्फ अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ला रहे हैं। वे सिर्फ डॉलर को निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि यूरो, येन और दूसरी सभी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। मतलब वे किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अनिश्चितता के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। सही कहा। एक और दिलचस्प बात जो स्रोतों में सामने आई है वो ये कि 2022 में रूस पर प्रतिबंधों के बाद कुछ देशों ने सोना खरीदने के साथ साथ अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स भी खरीदे हैं। ये तो विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए सोना खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में ही निवेश कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत जटिल हेजिंग रणनीति को दिखाता है। ये सिर्फ डॉलर से भागने की कोशिश नहीं है, ये दिखाता है कि वैश्विक वित्त कितना गुंथा हुआ है और देश कितने अलग-अलग तरीकों से अपने जोखिम को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोने का ये सफर हमें बताता है कि कैसे एक चमकती धातु पहले देवताओं का प्रतीक बनी, फिर ताकत का, फिर व्यापार की जान, फिर वैश्विक वित्तीय प्रणाली का आधार और आज अनिश्चितता के दौर में सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी बन गई है। बिल्कुल सही। और इसका मूल्य किसी सरकार के आदेश से नहीं आता। ये बाजार के सार्वभौमिक भरोसे और इसके कभी न खत्म होने वाले भौतिक गुण से आता है। ये राष्ट्रीय सीमाओं, महंगाई के चक्रों और वित्तीय संकटों से परे है। सही मायनों में ये भरोसे का ही एक ठोस रूप है। बिल्कुल। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत एक दिलचस्प चक्र की ओर इशारा करते हैं। भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक सोना खरीदते हैं। जब वे सोना खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती है और सोने की बढ़ती कीमत उनके रिजर्व की वैल्यू बढ़ाती है, जिससे उन्हें और सोना खरीदने की प्रेरणा मिलती है। तो क्या हम एक ऐसे सेल्फ फुलफिलिंग लूप में प्रवेश कर रहे हैं जहां बढ़ता जोखिम और सोने की बढ़ती कीमतें एक दूसरे को लगातार बढ़ावा दे रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा है तो वैश्विक वित्त के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है?